आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी वीडियो को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। कल वाले सवाल का आंसर क्या था आपका? मैंने आपसे पूछा था कि बायोनिक आंख, जो बायोनिक आई है वो किस देश ने बनाई है। पहले तो इस सवाल का मतलब ये था कि अब कोई भी लोग अंधा है, कोई भी व्यक्ति अंधा है, जो दृष्टिहीन व्यक्ति है वो देख सकता है, यूं समझिएगा उसको अब जिंदगी मिल गई है, वो पूरा संसार को अच्छे तरीके से दर्शन कर सकता है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने बायोनिक आंख बनाई है और ये 10 सालों के रिसर्च के बाद में बनी है और ये बहुत ही एक करिश्माई काम हुआ है, यूं समझिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो बी ठीक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग गेम कंट्री के नाम से पुकारते हैं क्योंकि यहाँ पे 60% से ज्यादा आबादी जो है हर हफ्ते गेम में इन्वॉल्व रहती है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से और आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल, ठीक है। अब आपसे यहां से सीधा सा सवाल बन गया कि बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएनएल की स्थापना हुई है आपकी 15 सितंबर को, ठीक है। 15 सितंबर सन 2000 को हुई है बीएसएनएल की स्थापना। अच्छा सर, 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? तो 15 सितंबर को प्यारे बच्चों मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। कौन सा दिवस? इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, हिंदी में जिसे अभियांत्रिक दिवस कहा जाता है। 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है बीएसएनएल की और इस कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है? तो इसने राशि जुटाई है 8500 करोड़ रुपए की राशि सॉवरेन बॉन्ड के तहत। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी के लिए 8500 करोड़ रुपए के लिए सॉवरेन गारंटी बॉन्ड की स्वीकृति दी थी, ठीक है। और ये बेसिकली एक गोल्ड का बॉन्ड है और इसी के तहत 8500 करोड़ रुपए बीएसएनएल ने राशि जुटाई है। आगे बढ़े हम लोग तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 को जीत लिया है? इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले खिलाड़ी का नाम है सिमोना हालेप, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यही है सिमोना हालेप। अच्छा, ये कहां की रहने वाली है सर? ये रहने वाली है रोमानिया की। कहां की रहने वाली है? रोमानिया की रहने वाली है ये, ठीक है। और इन्होंने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता है। 27 सितंबर को होने वाले जो अभी हाल ही में स्लैम फ्रेंच अवार्ड है उसके अंदर जो है अपनी दावेदारी इन्होंने मजबूत कर ली है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले इन्होंने 2017-2018 में फाइनल में इलिना को भी हराया था, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, जिसका एक नाम और भी आप याद कर सकते हो, सागर माथा भी नाम आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसका एक नाम आप और भी याद कर सकते हो, चोगलुग्मा भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। चोगलुग्मा भी आप याद कर सकते हो, चोगलुग्मा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपकी 8848 मीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं 6वीं 7वीं की ज्योग्राफी, उसके अंदर 8848 है, लेकिन प्रेजेंट में इसकी 2 मीटर ऊंचाई बढ़ चुकी है, तो हम पढ़ते हैं 8850 मीटर पढ़ा करते हैं, याद रखिएगा। तो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए ये। 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का निधन हुआ है? और इनका नाम आपको याद रखना है अंगरीता शेरपा। अंगरीता शेरपा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है अंगरीता शेरपा। ये 72 साल की उम्र में जो है इनका निधन हुआ है और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर जो है इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे जो है चढ़ाई की है। इन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुए के नाम से जाना जाता है। 1983 से 1996 के बीच में इन्होंने 10 बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना ही माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के ही नाम पे है, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा आप लोग,
कि जो ये आपका माउंट एवरेस्ट है ये कौन से देश का हिस्सा है, तो ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेपाल हिमालय का हिस्सा है, ये वाला माउंट हिमालय का हिस्सा है, लेकिन नेपाल देश के अंदर है। नेपाल वो देश है जो आज तक कभी किसी के गुलाम नहीं हुआ है, पूर्णतः हिंदुओं का देश है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जो पर्वतारोही होते हैं उनको भारत के अंदर सबसे ऊंचा अवार्ड दिया जाता है, उसका नाम है तेंजिंग नार्गे अवार्ड। अच्छा, तेंजिंग नार्गे अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला है, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैंने आपको अगस्त के महीने में पढ़ाया होगा, अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन दो महिलाओं को अफसरों, जो दो महिला अफसर है, इनको युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यूं कहिएगा ऐतिहासिक क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर के लिए। ये नौसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को जो है नौसेना के इतिहास में पहली बार युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा। इनको आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यही है कुमुदनी त्यागी और साथ में है इनके रीति सिंह। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके साथ में जो है कई महिला अधिकारी है, लेकिन कई कारणों से अब उन्हें जो है युद्ध पोतों में तैनात नहीं किया गया था अब तक। वैसे भारतीय नौसेना में ऐसा नहीं कि दो ही महिलाएं हैं, और भी महिलाएं हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन सभी को फॉलो करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, उससे पहले एक बात और बताता हूं, इनको तैनात कहां किया जाएगा, वॉरशिप पे इन्हें तैनात किया जाएगा और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर एयरबॉर्न टेक्नीशियंस के पद पे जो है शामिल होने के लिए इन्हें चुना गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हमारे जो भारतीय नौसेना है, देखो भारत में तीन सेनाएं हैं, एक भारतीय नौसेना है, एक भारतीय जल सेना है, एक भारतीय थल सेना है। इन तीनों सेनाओं के ऊपर जो है एक अभी वर्तमान में पद बना हुआ है जिसका नाम है सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ जिसको हम लोग बोलते हैं। और भारत के पहले सीडीएस का नाम भी आपको याद रखना है। भारत के पहले सीडीएस का नाम क्या है आपका, जनरल बिपिन रावत। जो कब बने थे, तो वो बने थे आपके 1 जनवरी 2020 को बने थे। अच्छा सर, क्या जरूरत पड़ गई तीनों सेनाओं के ऊपर भी एक सीडीएस का पद लाने के लिए, जबकि ऑलरेडी जो है रक्षा मंत्रालय इनकी देखरेख कर ही रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, 1999 में ऐसा हुआ था कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था ना आपका, उस दौरान ऐसा पाया गया कि इन तीनों सेनाओं का आपस में सामंजस्य नहीं था। हालांकि हम लोग जीत गए थे और कम समय में जीत जाते अगर इन तीनों सेनाओं के बीच में कुछ सामंजस्य होता, इन तीनों के बीच में थोड़ी सी लायबिलिटी कहीं ना कहीं होती। तो इन तीनों सेनाओं की आपस में कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए जो है ये सीडीएस पद लाया गया है। अब क्या होगा कि इन तीनों की कोई भी प्रॉब्लम होगी या इन तीनों को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी होगी तो सीडीएस देगा। सीडीएस कहां से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करेगा, वो आपके डिफेंस मिनिस्टर से प्राप्त करेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हैदराबाद पुलिस क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सैंडेजा से इंडियन सुपर लीग यानी कि आईपीएल के आगामी स्तर के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है। आईपीएल के लिए 1 साल के करार करने की जो है वो घोषणा की है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, हैदराबाद फुटबॉल क्लब, ठीक है, इसके लिए। और किसने किया है, ये स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सैंडेजा ने किए हैं। नवंबर में शुरू होने वाले हैं, बता देता हूं आपको मैं, फुटबॉल टूर्नामेंट। और उसके लिए हैदराबाद से जुड़ने के लिए सैंडेजा स्पेन ने दूसरे डिवीजन में खेलने के लिए 1 साल का हिस्सा बन गए हैं। हैदराबाद से जुड़ने वाले 6ठे विदेशी खिलाड़ी हैं, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। स्पेन के अतिरिक्त इन्होंने ब्रिटेन, जापान, चीन में भी बहुत सारे लेवल पे फुटबॉल खेलने का इनका अनुभव है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि फुटबॉल के अंदर जो एक गेम दिया जाता है, गेम के अंदर एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है बैलोन डीआर अवार्ड, ठीक है, और गोल्डन शू अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, हैदराबाद किसकी राजधानी है, हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की और हैदराबाद राजधानी है आंध्र प्रदेश की। दोनों की राजधानी है संयुक्त रूप से वर्तमान में, लेकिन हैदराबाद जो है वो राजधानी केवल तेलंगाना की रहेगी और कुछ हद तक जो है आपकी राजधानी इसकी बदल जाएगी आंध्र प्रदेश की 2024 में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका हैदराबाद या आंध्र प्रदेश राज्य है, ये भारत का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पे 3 राजधानियां होंगी। ये अगस्त 2020 में घोषणा की थी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन ने। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई
यूनाइटेड अरब अमीरात ने निम्न में से किस देश को 93,895 कंबाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? तो अभी हाल ही में जो है कार्बाइन राफाइल जो है इसकी आपूर्ति करेगा, कौन से देश के लिए करेगा भाई? ये करेगा हमारे प्यारे देश के लिए, यानी कि भारत के लिए। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। यूएई भारतीय सेना के लिए 93,895 जो है कार्बाइन की आपूर्ति करने वाला है। और वैसे ये कार्बाइन जो है आज की नहीं है, ये प्रोजेक्ट था मेक इन इंडिया मुहिम के तहत 2018 में जो है ये समझौता हुआ था, तब से लेके अब तक ये पेंडिंग ही पड़ा है। कंपनी ने भारत में जमीन, स्थान और स्थानीय सहयोगियों की भी पहचान कर ली है और भारत में जो है राइफल बनाने के लिए जो है ये वाला काम स्टार्ट भी कर दिया है। दूसरी बात आप और याद रखिएगा कि कंपनी ने कार 816 राइफल में फिट होने के लिए 20% से अधिक जो है कंपोनेंट भारत में ही बनते हैं। जितने भी आपके मतलब 80% अगर वहां बनेंगे तो 20% इंडिया के अंदर ही बनते हैं। यूएई का जिक्र कर रहा हूं तो यूएई की कैपिटल क्या है? आपके अबू धाबी है। यूएई के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम, यूएई दिरहम। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे महात्मा गांधी की जयंती पर। आप सभी को पता है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को जो है प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो शिखर सम्मेलन है ये किसके लिए होगा? साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए होगा, ठीक है। और के साथ ही जो है इसमें आपका डीआरडीओ जो है वो भी हिस्सा लेने वाला है। डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई है 1958 के अंदर। डीआरडीओ डे कब मनाते हैं? 1 जनवरी को मनाते हैं। डीआरडीओ का मोटो क्या है? इंग्लिश में है स्ट्रेंथन इज इन ओरिजिन साइंस, और अगर हम बात करें संस्कृत में तो बलश्य मूलम विज्ञानम। ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। डीआरडीओ के चेयरपर्सन जी सतीश रेड्डी है। इनको 2018 में नियुक्त किया था, लेकिन 2020 में इनका कार्यकाल आने वाले 2 सालों के लिए और भी बढ़ा दिया है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है आपका। ये भी बात आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। अच्छा, सिंधु नदी जब भी आए तो आपको याद रह जाना चाहिए देश पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मुख्य नदी है सिंधु। आपको फोटो में दिखा देता हूं मैं। यहां हमारा प्यारा भारत है और भारत के आसपास जो है यहाँ पे जो है एक मानसरोवर है, और मानसरोवर के जो है मानसरोवर से नदी निकलती है सिंधु नदी, और ये पाकिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच बहती है और ये आके गिर जाती है कराची के अंदर। मैंने आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने आपको सिंधु नदी डिटेल से पढ़ा रखी है। सिंधु नदी तंत्र पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से कि कहां से निकलती है, कितने जो है जगहों से बहती है, कितने किलोमीटर बहती है। टोटल इसकी लंबाई मैं आपको यहां पे बता देता हूं 2880 किलोमीटर है, ठीक है। भारत में तकरीबन 700 प्लस किलोमीटर बहती है, 710 के आसपास किलोमीटर जो है ये बहती है आपकी, ठीक है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अब सिंधु नदी का जो समझौता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है इसके 60 साल पूरे होने को गए हैं अभी, ठीक है। और सिंधु नदी के सहायक नदी अगर आपसे पूछी जाए तो कौन कौन सी है? सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज इसकी जो है आपकी ये सहायक नदी है। 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जो है ये पाकिस्तान और सिंधु संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री है। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह, नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई थी? नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी किस देश में हुई थी? अमेरिका के अंदर हुई थी। पहले तो आपको मैं बता देता हूं ये मंथ कब मनाया जाता है। ये मंथ मनाया जाता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है आपका, ठीक है। और इसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने शुरू किया था 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में। हिस्पैनिक विरासत माह उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति और योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज जो है स्पेन, मैक्सिको, कैरिबियन और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका से आए थे, ठीक है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा जो है की गई थी। हिस्पैनिक विरासत सप्ताह के रूप में की गई थी शुरुआत में, बाद में इसको मंथ के रूप में तब्दील कर दिया।
अब अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी क्या है, अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति का नाम क्या है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। आने वाले नवंबर महीने के अंदर जो है अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं और इनके प्रतिद्वंदी का नाम जो बाइडेन है। काफी तगड़ा मुकाबला है, ठीक है, देखिएगा क्या होता है भाई। वैसे इनके लिए एक पॉजिटिव पक्ष है, अभी रिसेंटली जो है इन्होंने एक शांति समझौता किया था आपका, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया भी था, फिलिस्तीन बहरीन का शांति समझौता यूएई के साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का विषय क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन आपका, कई बार एग्जाम में इसे टच किया गया है। जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये कब मनाया जाता है दिवस, तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि कोस्टल क्लीन अप डे जो है ये मनाया जाता है हर साल 19 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार का इसका थीम क्या था, अचीविंग ए ट्रेश फ्री कोस्ट लाइन। क्या है, अचीविंग ए ट्रेश फ्री कोस्ट लाइन। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सभी को ही पता है कि जो है आपका कोस्टल जो है समुद्री तटरेखा होती है उसकी साफ सफाई की निरंतर आवश्यकता होती है, ठीक है। वैसे ये ऐसा फिक्स नहीं है कि 19 सितंबर को ही है, ये हर सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाते हैं हम लोग। तो इस बार 19 सितंबर को मनाया गया था। हर साल आप फिक्स मत कर लेना कि 19 सितंबर को ही होगा, हर साल ये होता है कि सितंबर महीने के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है ये, ठीक है। और इस बार का थीम आपको मैंने बता दिया, अचीविंग ए ट्रेश फ्री कोस्ट लाइन, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो बताइएगा कि भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाने वाली नदियों के नाम लिखिएगा, विस्तार से बताइएगा उन नदियों की क्या विशेषता है और क्या होती है एस्चुरी। डिटेल से बताइएगा किस चीज का व्यापार होता है वहां पे और कौन कौन सी नदी है, कितनी लंबाई है उनकी, ये डिटेल से आप बताइएगा मुझे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद, बस इतना ही था आज का लेक्चर।